नमस्कार, स्वागत है आपका एनबी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। खबरों की शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर लेते हैं और दिल्ली से यह बड़ी खबर है। सर गंगाराम अस्पताल पर एफआईआर से खफा है डीएमए। यह दिल्ली से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। कहा प्रशंसा की बजाय किया जा रहा है दंडित। जिस तरह से यह एफआईआर दर्ज की गई थी, यह चिकित्सा जगत के लिए मनोबल गिराने वाला है। तो सर गंगाराम ये वही अस्पताल है जिसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी सरकार की तरफ से, केजरीवाल सरकार की तरफ से। अब इस पर बयानबाजी का दौर भी शुरू हो चुका है। सीधा सीधा यह कहा जा रहा है कि तारीफ की बजाय यह दंडित किया जा रहा है। तो यह चिकित्सा जगत के लिए मनोबल गिराने वाला है। आरोप लगा था इस अस्पताल पर कि कोरोना के जो नियम लागू किए गए हैं कोरोना संकट काल में, उसका उल्लंघन किया जा रहा है। इस अस्पताल पर यह आरोप लगे थे। सर गंगाराम अस्पताल जो अपने आप में एक जाना माना अस्पताल है दिल्ली का। केजरीवाल सरकार ने एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई करने की बात कही थी, लेकिन अब इस पर बयानबाजी शुरू हो चुकी है। सर गंगाराम अस्पताल पर एफआईआर की निंदा की जा रही है। सर गंगाराम अस्पताल पर एफआईआर से डीएमए पूरी तरह से खफा है। उन्होंने कहा कि तारीफ होनी चाहिए थी संकट के दौरान जिस तरह से अस्पताल काम कर रहे हैं, ऐसे में उनका मनोबल गिराने वाला काम हो रहा है, जो उनको दंडित करने की कोशिश की जा रही है। सर गंगाराम अस्पताल पर एफआईआर की निंदा यह की गई है और इससे डीएमए पूरी तरह से खफा नजर आ रहे हैं। उन्होंने सीधा सीधा यह कह दिया कि प्रशंसा की बजाय यह दंडित किया जा रहा है और जितने भी डॉक्टर्स हैं उनको लिए यह मनोबल गिराने वाला स्टेप है जो केजरीवाल सरकार की तरफ से सर गंगाराम अस्पताल को लेकर उठाया जा रहा है। तो बड़ी कार्रवाई की बात खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कही थी और इससे पहले उनका स्टेटमेंट भी सामने आया था कि बहुत से निजी अस्पताल दिल्ली में ऐसे हैं जो नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, जो गाइडलाइन तैयार की गई है उसके अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहे हैं, जिसके बाद से बड़ी कार्रवाई की उन्होंने बात कही थी। सर गंगाराम ये अस्पताल जिस पर एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई करने की बात दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कही थी। अब इस पर जमकर बयानबाजी हो रही है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता सुधीर सलूजा इस वक्त फोन लाइन पर है। सुधीर, जिस तरह से सर गंगाराम अस्पताल पर यह एफआईआर दर्ज की गई थी, कार्रवाई की बात सामने आ रही थी, अब इसको लेकर डीएमए पूरी तरह से खफा है। जी, कल सर गंगाराम अस्पताल पर एफआईआर हुई थी और उसके लेकर दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन ने एक बयान जारी किया है। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से दिल्ली के मुख्यमंत्री कोरोना वायरस के मरीजों की भर्ती करने और उनका टेस्ट करने के लिए डॉक्टरों को चेतावनी दे रहे हैं और अस्पतालों को धमका रहे हैं, उसकी दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन कड़ी निंदा करता है। उन्होंने कहा कि सर गंगाराम अस्पताल पर एफआईआर बहुत निंदनीय है। इस महामारी के संकट में समय जो डॉक्टर अपनी जान को खतरे में डालकर पिछले 2 महीने से बिना थके दिल्ली के लोगों की सेवा कर रहे हैं, उनके साथ जिस तरीके का व्यवहार हो रहा है उससे वो अपमानित महसूस कर रहे हैं। दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन ने जो है ये एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की और उन्होंने कहा कि यह निंदनीय है। जी, लेकिन सुधीर, जिस तरह से दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन और दिल्ली सरकार के बीच तालमेल का अभाव है, तो कहीं ना कहीं ये भारी पड़ सकता है, क्योंकि ऐसे वक्त में तो सबको मिलकर काम करना होगा, तब इस महामारी पर कंट्रोल पाया जा सकता है। जी बिल्कुल, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन और सभी को मिलकर काम करना होगा, क्योंकि ये एक महामारी का समय है और ये संकट का समय है। इस समय डॉक्टर्स की जो बहुत ज्यादा आवश्यकता है, लेकिन कहीं ना कहीं मरीजों के साथ जो अनदेखी हो रही है वो भी देखना होगा और अस्पताल मनमानी ना कर पाए वो भी देखना होगा। तो इस समय तालमेल की आवश्यकता है। जी। लेकिन सुधीर, इससे पहले भी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का स्टेटमेंट सामने आया था तमाम निजी अस्पतालों को लेकर। उन्होंने कहा था कि जो निजी अस्पताल हैं वो कोरोना के पेशेंट को एडमिट नहीं कर रहे हैं। ब्लैकमेलिंग का भी आरोप लगाया था। जी बिल्कुल, बिल्कुल कई टेस्टिंग के आरोप लगे हैं, ब्लैकमेलिंग के आरोप लगे हैं और बेड खाली ना होने का जो कहा गया है कि कोरोना का जो ऐप डाउनलोड करने के लिए कहा गया था, उसमें जो ऐप में बेड दिखाए जाते हैं, जो वेंटिलेटर दिखाए जाते हैं और जब मरीज अस्पताल पहुंचता है तो उसको वहां पे भर्ती नहीं किया जाता, उसे कहा जाता है कि बेड और वेंटिलेटर खाली नहीं है, जबकि ऐप में दिखाया जाता है कि खाली है। तो ये सब चीजें जो है कई दिन से 2-3 दिन से लगातार जो है ये मामला चल रहा है और इस पर केंद्र सरकार, राज्य सरकार और दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन को मिलकर जो है कदम उठाने होंगे और मरीजों को कोई दिक्कत ना हो इसके लिए देखभाल करनी होगी। जी बिल्कुल सुधीर, लेकिन जिस तरह से अब बयानबाजी शुरू हो चुकी है, एक दूसरे पर आरोप लगाए जा रहे हैं, कहा जा रहा है कि तारीफ करने का ये वक्त था, इसमें आप दंडित कर रहे हैं, और ऐसे में दिल्ली में स्थिति बहुत ज्यादा चिंताजनक बनी हुई है। क्या आपको लगता है कि अब स्थिति हाथ से निकल रही है तो एक दूसरे के पाले में गेंद सरकाने का काम हो रहा है? जी बिल्कुल, जब लॉकडाउन 1 हुआ था तो दिल्ली सरकार या बाकी जो मेडिकल टीम्स हैं उनको तैयारी पर ध्यान देना चाहिए था और शायद मुझे लगता है कि उतनी तैयारी नहीं हो पाई। और अब जो इन्होंने ऐप भी डाउनलोड करने के लिए कहा, वो भी लॉकडाउन अनलॉक 1 में, तो तब तक स्थिति काफी बिगड़ चुकी है। हालांकि रेलवे द्वारा भी एक 10 कोच की आइसोलेशन
मतलब कोच वाली जो है गाड़ी खड़ी की गई जिसमें 160 बेड्स हैं, और लेकिन फिर भी ये स्थितियां जो है नाकाफी लग रही हैं, और जी। लोगों को अस्पतालों में जगह नहीं मिल रही है, जी। टेस्ट में दिक्कत आ लेकिन रही है। सुधीर, बिल्कुल ये बात भी सामने आई थी कि जो बाहरी लोग हैं उनका इलाज अब दिल्ली में नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर दिल्ली में उनको एडमिट किया जाता है तो अस्पताल की कमी है, बेड की कमी है, दिल्ली वालों के लिए मुश्किल हो जाएगा। तो उस पर दिल्ली सरकार आज फैसला लेगी कि उस पर क्या कार्रवाई करनी है, क्योंकि कल केजरीवाल जी ने कल कहा कि अगर बाहर के लोग आएंगे तो 3 दिन में दिल्ली के अस्पताल फुल हो जाएंगे। तो अब ये देखना होगा कि इस पे क्या निर्णय लिया जाता है। लेकिन सुधीर, जिस तरह के वर्तमान में हालात दिल्ली में बने हैं, उससे स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर जो केजरीवाल सरकार बड़े बड़े दावे करती है वो अब साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। आप अस्पतालों पर इस तरीके के इल्जाम लगा रहे हैं कि वहां पर नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है, दूसरी तरफ अस्पताल जो है पूरा मेडिकल एसोसिएशन वो नाराज चल रहा है। तो कहीं ना कहीं समझ में आता है कि धरातल में जिस तरह के बड़े बड़े दावे करने की बात केजरीवाल सरकार करती है उनमें कोई दम नहीं है। जो विज्ञापनों में जो दिखाया गया शुरू से अब तक, अगर हम देखें कोरोना काल में जो शुरू से विज्ञापन चल रहे हैं, कभी 30,000 बेड मुहैया, कभी कुछ, तो ये सब चीजें जो है अगर हम धरातल पे जाते तो वो चीज हमें दिखती नहीं है। जी जी। और इसको लेकर जो है जनता भी नाराज है, और लेकिन डॉक्टर्स ही इलाज करेंगे, उसका कोई विकल्प नहीं है। तो मुझे लगता है कि दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार और दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन सबको मिलकर बैठकर एक बात करनी चाहिए। लेकिन सुधीर, इससे पहले हमने देखा है कि खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल वो बाकायदा थोड़े थोड़े देर बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे मेडिकल बुलेटिन को लेकर। वो बताते थे कि कितनी गति से ये आंकड़े बढ़ रहे हैं, कहां पर कंट्रोल हो रहे हैं और किस गति से सरकार काम कर रही है। लेकिन अब इन चीजों पर बहुत ज्यादा उनका फोकस है, और ज्यादातर फोकस इन्हीं चीजों पर है कि किसको जाकर पोक किया जाए, यह बताया जाए कि ये देखिए यहां पर लापरवाही बढ़ती गई है, इस वजह से आंकड़े बढ़ रहे हैं। यानी कि अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ने का काम हो रहा है। जी बिल्कुल, इस समय आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चल रहा है, और जो दिल्ली सरकार जो है वो केंद्र सरकार के अधीन जो अस्पताल है उनमें कमियां निकाल रही है, और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में कमियां निकाल रही है। लेकिन अब इन सब चीजों से ऊपर उठ के जनता का ध्यान देना होगा, और जो कोरोना चूंकि एक महामारी फैली हुई है, इस समय इन सब चीजों का वक्त नहीं है। इस समय इन सब लोगों को मिलकर जनता को देखना होगा, और जो कोरोना के पेशेंट्स हैं उनका इलाज किस तरीके से हो सकता है उस पर विचार करना चाहिए। बिल्कुल सुधीर, लेकिन जिस तरह से बजट का भी अभाव बताया जा रहा था कि हमारे पास तो पैसा खत्म हो चुका है, हम किस तरीके से अब पेमेंट आगे देंगे, और जिनकी सैलरी रुकी हुई है उनका भी पैसा समय समय पर देना होगा। लेकिन एक तरफ आंकड़े बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ तालमेल का अभाव है, जो मेडिकल एसोसिएशन है उसके साथ आपकी नहीं बन पा रही है। दूसरी तरफ आप चीजों को जो छूट दी जा रही है, तमाम लोग बाहर से नौकरी पेशे के लिए वहां पर पहुंचते हैं, उनकी प्रॉपर टेस्टिंग नहीं हो रही है। तो क्या यह समझा जाए कि आने वाले वक्त में दिल्ली की जो स्थिति है और ज्यादा भयावह हो सकती है? जी बिल्कुल, अब 8 तारीख से सभी जो धार्मिक स्थल हैं और मॉल वगैरह हैं उन सबको भी छूट मिलने जा रही है, और आगे कुछ समय के बाद मेट्रो के बारे में भी सोचा जा रहा है कि उसको भी खोल दिया जाए। और जिस तरीके से गतिविधियां बढ़ेंगी, और उस कोरोना संकट जो है मुझे लगता है कि और गहराएगा। और देखिए, अभी कुछ समय तक जो है बॉर्डर्स के जो विषय में जो है बार बार जो है सुप्रीम कोर्ट को उसमें दखल अंदाजी देनी पड़ी। उन्होंने कहा कि एक कॉमन पोर्टल बनाइए और कॉमन पास बनाइए। तो कहीं ना कहीं ये सब तालमेल की कमी दिख रही है। लेकिन सबसे पहले हमें कोरोना पर कैसे जीत पानी है, हमें कैसे पेशेंट्स को इलाज करना है, मुझे लगता है कि इसके बारे में विचार होना चाहिए। बिल्कुल। चलिए सुधीर, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और चलिए कोरोना से जुड़ी बड़ी खबर से आपको अपडेट करवा देते हैं। पूरे राज्यों में आलम किया है, ये अपडेट आपको कर देते हैं। कोरोना से जुड़ी ये सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बहुत तेजी से संख्या बढ़ रही है। कोरोना संक्रमण के मामलों में दुनिया में 5वें नंबर पर भारत पहुंच चुका है। तो भारत ने इटली और स्पेन को पीछे छोड़ दिया है। तो ये दुख भरी खबर है सभी के लिए। अगले हफ्ते ब्रिटेन को भी पीछे छोड़ सकता है, जिस गति से ये कोरोना वायरस भारत में अपने पैर पसार रहा है। हालांकि रिकवरी दर भी बहुत तेजी से बढ़ रही है, लेकिन सरकारों की तरफ से जो तमाम तरीके के दावे बड़े बड़े किए जा रहे हैं कि कंट्रोल इस महामारी पर किया जा रहा है, लेकिन ये तस्वीरें आपके सामने हैं। जो अपडेट फिलहाल सामने आ रही है, ये वो लिस्ट है जिसमें सबसे ज्यादा प्रभावित देशों के नाम मेंशन होते हैं, और इस पायदान में भारत 5वें नंबर पर पहुंच चुका है। सबसे हैरान करने वाली बात यह कि इटली और स्पेन, इनको भी पीछे छोड़कर भारत 5वें नंबर पर पहुंच चुका है। तो अपने आप में ही ये एक बहुत बड़ी खबर है, और हमें इस संकट से कैसे निपटना होगा, अगर वक्त रहते ध्यान नहीं दिया गया तो बहुत बुरी स्थिति हो सकती है। भारत की बहुत भयावह तस्वीरें भारत देख सकता है। तो कोरोना संक्रमण के मामलों में 5वें पायदान पर भारत पहुंच चुका है।
36 से इसकी शुरुआत हुई थी, टॉप 10 में शामिल हुआ, उसके बाद 7 नंबर पर पहुंचा, लेकिन अब 5वें नंबर पर भारत पहुंच चुका है। ये वो लिस्ट है उन तमाम देशों की जो कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं, जहां पर मरीजों की संख्या भी बहुत तेजी से बढ़ रही है और मरने वालों का आंकड़ा भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। और ऐसे में भारत 5वें नंबर पर पहुंचना, ये भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या है, चाइना के बाद भारत का नंबर आता है। ऐसे में अगर ये महामारी तेजी से अपने पैर पसारती है तो कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इस तरह से सरकार की तरफ से जो छूट दी जा रही है, क्योंकि कल से तमाम धार्मिक स्थल और जो सुपरमार्केट या मॉल्स हैं, मल्टीप्लेक्स कॉम्प्लेक्स हैं, वो खोल दिए जाएंगे। ऐसे में ये खतरा कितना बढ़ सकता है, WHO की तरफ से और एक्सपर्ट की तरफ से बार बार चेताया जा रहा है। बाकायदा पत्र लिखे जा रहे हैं कि वक्त रहते अगर नहीं सुधरे हालात तो आने वाले वक्त में स्थितियां भयावह हो सकती है। हालांकि ये जरूर कहा जा रहा है कि इस वायरस के साथ हमें जिंदगी को जीना होगा, लेकिन अगर इस वायरस की रफ्तार इतनी तेजी से बढ़ेगी तो कोई भी सुरक्षित नहीं रह पाएगा। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, डराने वाले ये आंकड़े सामने आ रहे हैं। भारत 5वें नंबर पर पहुंच चुका है, उस लिस्ट में शामिल हुआ है जिसमें सबसे ज्यादा प्रभावित देशों के नाम हैं, जो इस कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। अब तक नंबर 7 पर था, लेकिन अब देखिए आप नंबर 5 पर भारत पहुंच चुका है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत में इस वक्त स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। अगर वक्त रहते इस महामारी को कंट्रोल नहीं किया गया तो 1 नंबर तक पहुंचने में भी देरी नहीं लगेगी। और इटली और स्पेन, जिसका हम कल तक तस्वीरें देखकर डरते थे, हम कहते थे कि इटली में स्थिति यह हो चुकी है कि सड़कों पर सन्नाटा पसरा है, और जो तस्वीरें डराने वाली सामने आ रही थी, स्पेन और इटली को हमने देखा है, उस मंजर को, मौत के मंजर को, उसको भी हमने पीछे छोड़ दिया है और भारत अब इनसे आगे निकल गया। इस महामारी की तरफ भारत बहुत तेजी से बढ़ रहा है। आलम यह है कि 5वें नंबर पर पहुंचना कहीं ना कहीं यह दर्शाता है कि जो एक बड़ा संकट है, भयावह स्थिति है, वो बिल्कुल करीब है। भले ही सरकारों की तरफ से बड़े बड़े दावे किए जा रहे हों कि बहुत सब कुछ अच्छा चल रहा है, मेडिकल सेवाएं बिल्कुल चुस्त दुरुस्त हैं, लेकिन आप यह अंदाजा आप लगाइए, जो 5वें नंबर पर अपनी जगह बना रहा हो, वो भी उस लिस्ट में जहां पर सबसे ज्यादा देश प्रभावित हैं, उसमें भारत 7वें नंबर से 5वें नंबर पर पहुंच जाता है। तो ये आंकड़े किस गति से बढ़ रहे हैं, इस वायरस की रफ्तार कितनी तेज है, ये वायरस कितना खतरनाक है, बहुत कुछ समझ में आता है। और चलिए बिहार से बड़ी खबर से आपको अपडेट करवा देते हैं, जहां पर चुनाव की तैयारियां लगभग शुरू हो चुकी हैं, या फिर यह कहें कि आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया। अमित शाह की आज बिहार में डिजिटल रैली होनी है, लेकिन आरजेडी विरोध में गरीब अधिकार दिवस मनाएगी। ये सब कुछ हथकंडे चुनाव को लेकर हैं। विरोध में तेजस्वी यादव बाकायदा थाली भी बजाएंगे। वाम दलों का विश्वासघात दिवस मनाने का ऐलान आरजेडी की तरफ से किया गया है। तो अमित शाह की आज बिहार में डिजिटल रैली है, क्योंकि बिहार में चुनाव आने वाले हैं और ऐसे में तैयारियां लगभग शुरू हो चुकी है। प्रचार प्रसार इस कोरोना संकट के बीच अब जिस तरीके से तैयारियां हो रही हैं, इसमें अब विरोध भी होगा और वाम दलों का विश्वासघात दिवस मनाने का ऐलान कर दिया गया है आरजेडी की तरफ से। अमित शाह की भले ही आज बिहार में डिजिटल रैली हो और इसी का विरोध आरजेडी कर रही है, और इसे आरजेडी ने गरीब अधिकार दिवस का नाम दिया है, और इस विरोध में तेजस्वी यादव थाली बजाएंगे। उन्होंने ये ऐलान कर दिया है, वाम दलों का विश्वासघात दिवस मनाने का उन्होंने ऐलान किया है कि जिस तरह का छलावा मोदी सरकार ने या बीजेपी ने किया है, उसी का विरोध ये करने के लिए गरीब अधिकार दिवस मनाने की बात आरजेडी की तरफ से की गई है। तो विरोध में तेजस्वी यादव बाकायदा थाली बजाएंगे। तो वाम दलों का विश्वासघात दिवस मनाने का ऐलान आरजेडी की तरफ से कर दिया गया है। तो आज अमित शाह की ये बिहार में डिजिटल रैली है। चुनाव नजदीक है और इस डिजिटल रैली के जरिए अपनी उपलब्धियां गिनाने का काम मोदी सरकार ये करेंगे, और शुरुआत इसकी हो चुकी है कि अब तक कितना कामकाज हुआ है। लोगों के बीच जाकर इस डिजिटल रैली के माध्यम से अपनी उपलब्धियां गिनवाई जाएगी। लेकिन आरजेडी ने इसके विरोध करने के लिए बाकायदा जिस तरीके के हथकंडे अपनाए हैं, इस पूरी रैली को, इसका विरोध करने के लिए गरीब अधिकार दिवस का नाम आरजेडी ने दिया है, और विरोध में तेजस्वी यादव थाली भी बजाएंगे। फिलहाल जो खबरें सामने आ रही हैं, वाम दलों का विश्वासघात दिवस मनाने का ऐलान आरजेडी की तरफ से कर दिया गया। तो फिलहाल अमित शाह की आज बिहार में डिजिटल रैली है। इस रैली का मकसद यही है कि जो उपलब्धियां मोदी सरकार की रही हैं या नीतीश सरकार की अब तक रही हैं, उनको जनता के सामने रखा जाएगा और यह बताया जाएगा कि देखिए मोदी सरकार के कार्यकाल में अब तक कितना काम हुआ है। तमाम दावे, तमाम वादे उनके सामने रखे जाएंगे। लेकिन इसी का विरोध अब आरजेडी ने करना शुरू कर दिया है। आज भले ही ये डिजिटल रैली हो बीजेपी की, लेकिन आरजेडी विरोध में आज गरीब अधिकार दिवस मनाने जा रही है। इसी के साथ ही थाली बजाएंगे तेजस्वी यादव, और खबरें तो यहां तक हैं कि जो प्रदर्शन किया जाएगा, वाम दलों का विश्वासघात दिवस मनाने का ऐलान
या आरजेडी की तरफ से किया जाएगा। तो तेजस्वी यादव इससे पहले भी पुलिस वालों के साथ नोकझोंक उनकी साफ तौर पर नजर आई थी। जब वो पीड़ित परिवार से मिलने के लिए पहुंचे थे, पुलिस वालों ने उनको रास्ते में ही रोक दिया था। उसके बाद जमकर तीखी नोकझोंक भी हुई थी, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती हुई भी नजर आई थी। तो फिलहाल आज अमित शाह की जो डिजिटल रैली है, इसी का ही विरोध प्रदर्शन आरजेडी की तरफ से किया जाएगा। फिलहाल खबर यही है कि इस विरोध में गरीब अधिकार दिवस मनाने की बात आरजेडी की तरफ से सामने आ रही है और विरोध में तेजस्वी यादव बाकायदा थाली भी बजाएंगे। तमाम कार्यकर्ता उनके थाली बजाकर विरोध प्रदर्शन करेंगे इस डिजिटल रैली का, जो अमित शाह की तरफ से आज बिहार में की जाएगी। और इसी के साथ ही आरजेडी ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया है। यह ऐलान कर दिया है कि इसका विरोध के लिए वो गरीब अधिकार दिवस मनाएगी और साथ ही तेजस्वी यादव और उनके तमाम कार्यकर्ता आज थाली बजाएंगे। थाली बजाकर ये विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। वाम दलों का विश्वासघात दिवस मनाने का भी ऐलान कर दिया गया है। तो अमित शाह की आज जो बिहार में डिजिटल रैली होनी है, भले इस मोदी सरकार की तरफ से, बीजेपी की तरफ से तमाम तैयारियां की गई हों, लेकिन इसके विरोध के स्वर भी उठ चुके हैं और आरजेडी की तरफ से यह ऐलान कर दिया गया है कि इसका विरोध वो करेंगे। और सीधा सीधा उन्होंने कह दिया है कि गरीब अधिकार दिवस के रूप में आरजेडी की तरफ से इसे मनाया जाएगा। की एक और बड़ी खबर, कोरोना मरीजों की संख्या देश भर में बहुत तेजी से बढ़ रही है। 2,46,628 तक मरीजों की संख्या पहुंच चुकी है और अब तक 6,929 लोगों की इस वायरस की वजह से मौत की खबर है। देश भर में कोरोना के 1,20,406 केस इस वक्त एक्टिव हैं। ये वो केस हैं जो अस्पताल में भर्ती हैं लोग, जिनका इलाज चल रहा है। तो देश भर में कोरोना मरीजों की संख्या सरकार के लिए चिंता का विषय बन चुकी है। और सबसे डराने वाली बात तो यह है कि भारत 5वें नंबर पर पहुंच चुका है। उन तमाम देशों की लिस्ट में जहां पर सबसे ज्यादा कोरोना ने तबाही मचाई है, भारत ने 5वें नंबर पर जगह बनाई है। हालांकि पहले 7 नंबर पर था, लेकिन उसके बाद ये आंकड़े बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं और अब भारत 5वें नंबर पर पहुंच चुका है। 2,46,000 भी क्रॉस कर चुकी है मरीजों की संख्या और अब तक मरने वालों की संख्या 7,000 के आसपास पहुंचने वाली है। 1,20,406 एक्टिव केस हैं। ये वो लोग हैं जो हॉस्पिटलाइज्ड हैं, डॉक्टरों के अंडर ऑब्जर्वेशन में है, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। हालांकि राहत भरी खबर यह भी है कि कई जो लोग हैं इस महामारी से पीड़ित थे, उनको डिस्चार्ज कर दिया गया है। यानी कि सावधानियां उन्होंने बरती हैं, प्रॉपर उन्होंने ट्रीटमेंट लिया, जिसके बाद वो पूरी तरह से स्वस्थ हो चुके हैं और उसके बाद उनको डिस्चार्ज कर दिया गया है। लेकिन बढ़ते आंकड़े अब सरकार के लिए चिंता का विषय बने हुए हैं। आलम यह है कि अगर इसी रफ्तार से आंकड़े बढ़ते गए तो आने वाले इस वक्त में स्थिति और भी ज्यादा भयावह हो सकती है। तो कल से सभी धार्मिक स्थल खोल दिए जाएंगे और ऐसे में सबसे बड़ी चुनौती है राज्य सरकारों के लिए, केंद्र सरकार के लिए, कि अगर इस तरीके की परमिशन दे दी जाती है, तमाम धार्मिक स्थल, मॉल कॉम्प्लेक्स और सुपरमार्केट अगर खोल दिए जाएंगे और ऐसे में लोग वहां पर पहुंचते हैं, तो इस संकट को, इस खतरे को कैसे कम किया जाएगा, इसके लिए क्या कुछ आगे रोड मैप तैयार किया है सरकार की तरफ से, यह बहुत जरूरी हो जाता है। क्योंकि बढ़ते आंकड़े, अब डराने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं। आलम यह है कि मरने वालों की संख्या 7,000 तक पहुंचने वाली है और मरीजों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। जिस तरह से संख्या में इजाफा हुआ है, अब लोगों को डर सता रहा है कि अगर इसी तरीके से छूट के साथ साथ मरीजों की संख्या बढ़ती रही तो आने वाले वक्त में स्थिति बहुत ज्यादा भयावह हो सकती है। और पश्चिम बंगाल से संवाददाता शांतनु बनर्जी इस वक्त फोन लाइन पर है। शांतनु, मरीजों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है और भारत 7वें नंबर से 5वें नंबर पर पहुंच चुका है। यानी कि अब डर है, जिस महामारी को लेकर अब तक हम डर रहे थे, वो भयावह तस्वीरें बिल्कुल हमारे करीब हैं। जी बिल्कुल चौहान जी, सबसे बड़ी बात है, देखिए फिलहाल कलकत्ता का जो अभी जो मतलब जो फिलहाल जो हाल है, इसमें सबसे बड़ी खबर जो आ रहा है, कलकत्ता का अलीपुर अदालत का 2 विचारक, उसका भी पॉजिटिव रिपोर्ट पाए गए। और इसके साथ साथ भी और भी आप देखिएगा तो कलकत्ता का जो शेक्सपियर थाना का एक पुलिस कर्मचारी का खुद मौत हुआ है, अभी जो खबर मिल रहा है। क्योंकि वो लोगों ने एक्चुअली सिलीगुड़ी से आया था और 1 जून उसका तेजी घुकर था, इसी के लिए वो पुलिस कर्मियों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, कलकत्ता मेडिकल कॉलेज पर। लेकिन उसका जो 47 साल का है, तो उसके बाद क्या है, काल मतलब अचानक उसका मतलब तबीयत और भी बिगड़ गया है, उसके बाद भी उसका मौत हो गया। लेकिन अभी फिलहाल जो परिस्थिति है,
इस परिस्थिति में हम यही कह सकते हैं पर डे दिन में, और अब अगर देखेंगे तो डेली कम से कम 400 के ऊपर मरीज का आंकड़े धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। और अभी जो परिस्थिति है सबसे जो मतलब पश्चिम बंगाल में जो हो रहा है तो वो तो होने वाला ही था, क्योंकि अभी जो अनलॉक 1 पे मतलब जो फिलहाल तस्वीरें सामने आ रहे हैं, ये खूल आमकर आदमी घूम रहे हैं और करीब काल से पूरा मतलब 100। बिल्कुल शांतनु, लेकिन कल जिस तरह से 8 तारीख है और ये कहा जा रहा है कि जो सुपरमार्केट है, मल्टीप्लेक्स कॉम्प्लेक्सेस हैं, या फिर अगर हम धार्मिक स्थलों की बात करें उनको खोलने की बात सामने आ रही है, उसको लेकर बंगाल सरकार की तरफ से कोई स्ट्रैटेजी तैयार की गई है ताकि वक्त रहते अगर हालात बिगड़ते हैं तो कैसे कंट्रोल किया जाएगा? सबसे बड़ी बात तो वही है। देखिए काल से मतलब पूरा 100% लोगों को लेकर ऑफिस और अदालत और सैकड़ों जो कंपनियों जो है सब कुछ खुलेगा। सबसे बड़ी बात जो है उसमें सोशल डिस्टेंसिंग का क्या होगा नहीं होगा वो तो बाद में देखने के बाद पता चलेगा, लेकिन सबसे बड़ी बात जो सामने आ रहे हैं ये फिलहाल अनलॉक 1 स्टेज पर आम आदमी पूरा घूम रहे हैं। रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक जो कर्फ्यू है केंद्रीय सरकार की ओर से जो कहा गया है, लेकिन पश्चिम बंगाल सरकार भी ऐसी बोले है कि अगर कोई मतलब जरूरत ना पड़े तो आप बाहर भी मत निकलिएगा। लेकिन हम लोग जो देख रहे हैं करीब 10 बजे 11 बजे 12 बजे तक खुद हम आदमी बाइक लेकर इधर उधर कहीं भी घूम रहे हैं। लेकिन ये जो फिलहाल जो तस्वीरें जो सामने आ रहे हैं, खुद अलीपुर अदालत का जो विचारक का जो मतलब पॉजिटिव पाया गया, उसके बाद काल से अगर कोर्ट खुलेगा मतलब हफ्ता में 3 दिन कोर्ट खुलेगा, ऐसी हाईकोर्ट ने खुद आदेश दिया है। तो अगर कोर्ट खुलेगा तो मतलब डेली कम से कम वकीलों को लेकर जितना मतलब लोग आएगा कोर्ट में, ये तो मतलब भारी मुश्किल का बात सामने होगा फिर। तो उसके बाद आप देखिएगा पुलिस कर्मचारियों को तो एक एक करके तो मतलब पॉजिटिव रिपोर्ट भी मिल गया, एक पुलिस कर्मचारी को मौत भी हो गया। लेकिन उसके बाद भी हम लोग अभी भी जो फिलहाल हम देख रहे हैं, कुछ ही देर में हम खुद हमारे एनबी चैनल पर दिखाएंगे कि खुद क्वारंटाइन सेंटर के बीच में लड़ाई हो रहा है। ये सबसे बड़ी बात आ गया, क्योंकि वो जो परियायी मजदूर ने मतलब क्वारंटाइन सेंटर में ऐसे कुछ लोग पहले मतलब उसको घुसाया गया था, उसके बाद में और भी एक ट्रेन आया उसमें कुछ घुसाया गया था। तो इसमें क्या है दोनों का अंदर मतलब झड़क देखने लगा, कोई सोशल डिस्टेंस का बात भी है ही नहीं, और उसमें पुलिस कर्मी भी उसके अंदर भी मतलब पहुंच गया। बिल्कुल, लेकिन ये लापरवाही बहुत भारी पड़ सकती है अगर इस तरीके से आने वाले वक्त में छूट भी मिलेगी, मरीजों की संख्या भी बढ़ रही है तो बंगाल में स्थिति बहुत ज्यादा चरमरा सकती है। चलिए शांतनु, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारी के लिए। दिल्ली से संवाददाता सुधीर सलूजा इस वक्त फोन लाइन पर है। सुधीर, सबसे पहले आपसे एग्जैक्ट आंकड़े जानना चाहूंगा कि फिलहाल सुबह से लेकर या रात से लेकर अब तक कोई मेडिकल बुलेटिन अगर जारी हुआ हो तो फिलहाल क्या कुछ जानकारी आपके पास? जी, भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के मामलों में एक दिन में सबसे बड़ी बढ़त हुई है। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 9,971 मामले सामने आए हैं और 287 लोगों की मौत हो गई है। और देश में अब तक कोरोना पॉजिटिव मामलों की संख्या 2,46,628 पहुंच गई है। इसमें से 1,20,406 मामले सक्रिय हैं और 1,19,293 मामले जो ठीक और डिस्चार्ज हो चुके हैं और 6,929 लोगों की मौत हो चुकी है। अब तक अगर कुल टेस्ट की बात करें तो 46,66,386 लोगों के सैंपल लिए गए हैं, जिनमें से 1,42,069 लोगों के सैंपल पिछले 24 घंटे में लिए गए हैं। तो इसके साथ ही भारत कोरोना के बारे में 5वां देश है जो विश्व के 5वें नंबर पे पहुंच चुका है। ठीक है जी। और कोरोना के मामले जो लगातार बढ़ रहे हैं तो चिंता का विषय है। बिल्कुल। चलिए सुधीर, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारी के लिए। और चलिए एक और बड़ी खबर से आपको अपडेट करवा देते हैं। हरियाणा के फरीदाबाद से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। मुलाजिमों की कोरोना जांच बनी है पुलिस की मुसीबत। इस वक्त की बड़ी खबर, बिना जांच के मुलाजिमों की अदालत और जेल में नो एंट्री की बात सामने आ रही है। शर्तों का पालन करना पुलिस के लिए अब मुसीबत बन चुका है। गिरफ्तार करने के 24 घंटे के अंदर अदालत में पेश करना बेहद जरूरी है। कोरोना रिपोर्ट आने में 2 से 3 दिन लग रहे हैं। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। परेशानियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। कोरोना रिपोर्ट आने में 2 से 3 दिन का टाइम लग रहा है। और इसके बाद से हरियाणा के फरीदाबाद से जो ये खबर सामने आ रही है, ये मुश्किलों को जरूर बढ़ा रही है, क्योंकि मुलजिमों की कोरोना जांच में पुलिस की मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं। बिना जांच के मुलजिमों की अदालत और जेल में नो एंट्री है। जब तक उनकी जांच नहीं हो जाती और रिपोर्ट सामने नहीं आ जाती, शर्तों का पालन करना और ये पालन करवाना पुलिस के लिए सबसे बड़ा चैलेंज बना हुआ है। 24 घंटे के अंदर जिस तरह का ये बात सामने आ रही है, हालांकि जो रिपोर्ट है उसको आने में 2 से 3 दिन का टाइम लग रहा है। और ये कहा गया है कि जब तक रिपोर्ट सामने नहीं आती तब तक नो एंट्री रहेगी। कोरोना जांच में
पुलिस के लिए मुसीबतें बनी हुई है और बिना जांच के मुलजिमों की अदालत और जेल में नो एंट्री होगी। शर्तों का पालन कराना पुलिस के लिए मुसीबत बन चुका है। ऐसे में अगर किसी कैदी को वो पकड़ते हैं और उसको जेल में डालना है तो जब तक उसकी रिपोर्ट नहीं आती 2 से 3 दिन में उसको कहां रखा जाएगा, यह सबसे बड़ी चुनौती बना हुआ है। तो फिलहाल हरियाणा के फरीदाबाद से जो खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, पुलिस के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बना हुआ है। ऐसे में अपराध पर अंकुश लगाना और जो पकड़े जाते हैं, जो बदमाश जिनको पुलिस पकड़ती है, ना तो उनको अदालत में पेश कर सकती है और ना ही जेल में जब तक उनकी रिपोर्ट सामने नहीं आती, क्योंकि कोरोना को लेकर जिस तरह का डर बना हुआ है। ऐसे में सबसे पहले जांच होने के बाद जब तक रिपोर्ट नहीं आती, उनको ना तो जेल में एंट्री मिलेगी और ना ही अदालत में उनको पेश किया जा सकेगा। ऐसे में पुलिस विभाग के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह है कि ऐसे में बदमाशों को पकड़ना और उसके बाद जेल में उनको नहीं डाला जा सकता, अदालत में पेश नहीं किया जा सकता और लगभग रिपोर्ट आने में 2 से 3 दिन का टाइम लग रहा है। ऐसे में बदमाशों को कहां शिफ्ट किया जाएगा, कहां उनको रखा जाएगा, यह सबसे बड़ा पुलिस के लिए चैलेंज बना हुआ है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए एनबी न्यूज के साथ। नमस्कार। देश दुनिया की खबरों के लिए एएनबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।